सारे के सारे यार जैसा कि फार्माकोडायनेमिक्स कंटिन्यू कर रखा है अपनों ने, फार्माकोडायनेमिक्स चल रहा है। फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर काफ़ी सारे पोर्शन रिसेप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। किस टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं वो अपनों ने बहुत डिटेल में पढ़ लिए थे लास्ट लेसन के अंदर। एंड जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसेप्टर था वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर की बात की जाए तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में बात करी थी, काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। नो डाउट एप्लीकेशंस के अंदर उसका पोर्शन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको जब अपने एप्लीकेशंस की बात करेंगे। जैसे जैसे अपने ड्रग्स पढ़ते चले जाएंगे तब ड्रग्स के अंदर मैं आपको बार बार हर ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स बताऊंगा। तो उस टाइम पे मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि ये ड्रग जो है ये इस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स ये है, इस ड्रग की फार्माकोडायनेमिक्स ये है। ये मैंने आपको वहां पे भी बताया था उस टाइम पे, उस लेसन के अंदर भी मैंने आपको रिमाइंड कराया हुआ है ये बात। तब सब कुछ बार बार क्लियर होता चला जाएगा। मतलब इमेज जो एप्लीकेशन से ना क्या होता है, एप्लीकेशन पोर्शन पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का तो उससे जो अपने को एग्जाम्पल्स की हेल्प से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो एक उसी के साथ फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है ड्रग डेवलपमेंट। इन टॉपिक्स के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे यार, ये जो टॉपिक्स है ना, ड्रग डेवलपमेंट, फार्माकोविजिलेंस, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ये वाले जो टॉपिक्स है ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये बहुत बार क्या होता है, ये बहुत बार इग्नोर कर दिए जाते हैं टॉपिक्स अपने द्वारा। अपने क्या करते हैं, इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी ऐसे बहुत लाइटली ले लेते हैं कि यार क्या है इन टॉपिक्स के अंदर से क्या ही पूछेगा एग्जामिनर। बट ये टॉपिक मैं आपको बता दूं, इन टॉपिक्स के अंदर से हर बार क्वेश्चन कोई ना कोई सेंट्रलाइज, जितने भी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन के एग्जामिनेशन है आपके, उनके अंदर लगभग हर बार इसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं। ड्रग डेवलपमेंट का मतलब क्या है यार, नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको कि कोई भी ड्रग किस तरीके से डेवलप होती है। अगर किसी भी ड्रग को डेवलप करना है तो उस ड्रग को डेवलप करने के लिए आपको कौन कौन से प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से ट्रायल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं आपको। तो ये सारी की सारी चीज़ें ड्रग डेवलपमेंट के अंदर पढ़ते हैं अपने। तो मान लो कि मैंने कोई भी एक ड्रग इन्वेंट करी, मैंने कोई भी एक ड्रग बनाई। अब वो ड्रग मैंने बना तो दी, अब उस ड्रग को बनाने के बाद यार नो डाउट एक्सपेरिमेंट या फिर उसके ऊपर ट्रायल करना पड़ेगा। ट्रायल के बिना वो ड्रग मार्केट में नहीं आ सकती। तो अब ट्रायल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ट्रायल करके मैं उस ड्रग को मार्केट में ले आऊंगा, नेवर इट इज पॉसिबल। मेरे को ट्रायल करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, बहुत सारे ट्रायल करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो ट्रायल करूंगा वो मैं कौन सा ट्रायल करूंगा, प्री क्लिनिकल ट्रायल। अब नाम से ही पता लग रहा है कि क्लिनिकल से पहले जो ट्रायल किया जाएगा वो प्री क्लिनिकल होगा। और प्री क्लिनिकल ट्रायल हमेशा एनिमल्स के ऊपर किया जाता है, एनिमल्स पे भी किया जाता है। एनिमल्स पे ट्रायल जब करते हैं तब अपने क्या करते हैं, प्रोटोकॉल बनाते हैं। प्रोटोकॉल के अंदर अपने डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। प्रोटोकॉल में डॉक्यूमेंटेशन क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन अपने को हर चीज़ उस ड्रग के बारे में अपने को मतलब डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है उस ड्रग का। जितनी भी अपने पास इंफॉर्मेशन होती है उस ड्रग से रिलेटेड कि अपने कौन सा एनिमल यूज़ कर रहे हैं, किस एनिमल्स के अंदर अपने कौन से एनिमल के अंदर अपने कौन से टाइप की ड्रग दे रहे हैं, ये उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए उस ड्रग का एक्शन क्या है, डोज क्या है, टॉक्सिसिटी क्या है उसकी, ये सारी चीज़ अपने उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। जब अपने प्रोटोकॉल फॉलो कर लेते हैं, जितने भी प्रोटोकॉल बना लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट, सारा का सारा हर चीज़ अपने डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं इसकी, तब अपने क्या करते हैं, तब अपने इस प्रोटोकॉल को किस में सबमिट कराते हैं, अपने एनिमल एथिकल कमेटी के अंदर सबमिट कराते हैं। कहाँ सबमिट कराते हैं, अपने एनिमल एथिकल कमेटी के अंदर सबमिट कराते हैं। और जब अपने सारी की सारी चीज़ें एनिमल एथिकल कमेटी में सबमिट करा देते हैं तो एनिमल एथिकल कमेटी जो होती है वो क्या करती है, रिव्यू करती है, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशंस को रीड करती है, पढ़ती है। हाँ, अगर उनको सारी चीज़ें सही लगती है, सारी चीज़ें एथिकल लगती है, उनको किसी भी तरीके से उनको ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय होती हुई नहीं दिखती उस चीज़ में, तो वो क्या करते हैं, तब वो पीसीटी प्री क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट करवाने की परमिशन दे देते हैं। और प्री क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट कराने की परमिशन किसके तहत मिलती है अपने को, CPCSEA गाइडलाइंस के तहत अपने को परमिशन मिलती है। CPCSEA गाइडलाइंस क्या होती है, कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट इन एनिमल्स। तो ये आपको नो डाउट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इतनी बड़ी फुल फॉर्म इसकी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि CPCSEA गाइडलाइंस के तहत अपने को परमिशन मिलती है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइप की गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइंस इस टाइप की होती है, किसी भी टाइप के एनिमल्स को हार्म नहीं होना चाहिए और आपको ह्यूमिनिटी का ध्यान रखना है, बिल्कुल डोजिंग का ध्यान रखना आपको,
और एनिमल्स को मतलब किसी भी टाइप से हार्म नहीं होना चाहिए, नेचर को हार्म नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी गाइडलाइंस बनी हुई होती है और इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने को परमिशन मिलती है। तो ये होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल एनिमल्स के ऊपर किया जाता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, एक तो एनिमल एथिकल कमेटी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एनिमल एथिकल कमेटी के बाद CPC SCA के ऊपर अपने को CPC SCA गाइडलाइंस के ऊपर जो अपने को क्वेश्चन है वो बन सकता है। जैसे ही प्री क्लिनिकल ट्रायल पास हो जाता है, मान लो आपने किसी भी एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, वो बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आई, किसी भी टाइप की कोई टॉक्सिसिटी नहीं देखने को मिली, सब कुछ सही था, जो आपको रिजल्ट चाहिए थे वो रिजल्ट्स भी आपके लगभग फेवर के अंदर आ रहे होते हैं, तब क्या करते हैं अपने प्री क्लिनिकल ट्रायल से क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर आते हैं। अब जो प्री क्लिनिकल ट्रायल से अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर आते हैं, अब क्लिनिकल ट्रायल्स नो डाउट ह्यूमंस पे ही किया जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमंस पे किया जाता है, और नो डाउट अब अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एनिमल्स के करने के बाद जब अपने ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर ह्यूमैनिटी का मैटर और ज़्यादा बढ़ जाता है। नो डाउट एनिमल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ह्यूमंस है, बट यहाँ पे ह्यूमैनिटी का और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे भी अपने को फिर से सेम चीज़ करनी पड़ती है। जब अपने क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, यहाँ पे भी अपने को एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है। प्रोटोकॉल के अंदर अपने को सारी की सारी इंफॉर्मेशंस डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद वहाँ पे अपने एनिमल एक एथिकल कमेटी में सबमिट करवा रहे थे, यहाँ पे अपने ह्यूमन एथिकल कमेटी के अंदर सबमिट कराएंगे सारे के सारे डाटा को। जैसे ही अपने ह्यूमन एथिकल कमेटी में सबमिट करा देते हैं सारा का सारा डाटा, अपने को ह्यूमन एथिकल कमेटी से क्या मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है। किसके लिए? क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए। और जैसे ही क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए अपने को परमिशन मिलती है, क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए अपने को परमिशन, जैसा अपनों प्री क्लिनिकल ट्रायल में पढ़ा था, अपने को CPC SEA गाइडलाइंस के तहत परमिशन मिली थी। और यहाँ पे अपने को किसके तहत परमिशन मिलती है? यहाँ पे अपने को GCP गाइडलाइंस के तहत परमिशन मिलती है। और GCP गाइडलाइंस कौन सी होती है? गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्या है इसकी फुल फॉर्म? गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। और ये एक बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है आपके सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन एग्जामिनेशंस के अंदर। GCP गाइडलाइंस कौन सी होती है? गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस होती है ये, जिसके तहत अपने को परमिशन मिलती है ताकि अपने क्या करवा सके, क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करवा सके। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब जैसे ही अपने गुड क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अपने को परमिशन मिल जाती है, अपने को जैसे ही परमिशन मिल जाती है क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए, क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए अपने क्या करते हैं, अपने उस ट्रायल को क्या करवाते हैं, फिर ICMR को रजिस्टर्ड कराते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ तक अपने को जब परमिशन मिल जाती है, परमिशन मिलने के बाद अपने ट्रायल को क्या करवाते हैं, ICMR के साथ क्या करवाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और जैसे ही अपने ICMR के साथ रजिस्टर करवा देते हैं, और तीसरी क्या करनी पड़ती है, तीसरी चीज़ अपने को परमिशन लेनी पड़ती है DCGI से। DCGI ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया से अपने को परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सारी की सारी जो होती है, तीन चीज़ें जो होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी की सारी परमिशंस लेनी पड़ती है किसी भी ड्रग के अपने को क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए। तो इस ड्रग की जब अपने क्लिनिकल ट्रायल कर रहे होते हैं और ये सारी की सारी परमिशन ले लेते हैं अपने, इन सब परमिशंस के बाद अपने क्या करते हैं, अपने उसके बाद फेज़ फर्स्ट का ट्रायल करते हैं। क्या करते हैं? फेज़ फर्स्ट का ट्रायल करते हैं। फेज़ फर्स्ट का ट्रायल जो होता है, अब समझना इस बात को, इंपॉर्टेंट है। फेज फर्स्ट का जो ट्रायल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेज फर्स्ट ट्रायल के अंदर अपने क्या करेंगे देखना, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन भी आए हुए हैं बहुत बार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फेज फर्स्ट का नाम क्या है। फेज फर्स्ट जो होता है, फेज फर्स्ट के अंदर जो नाम दिया गया इस फेज को, वो दिया गया ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिसिटी स्टडी। ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिसिटी स्टडी ये नाम दिया क्योंकि इस फेज के अंदर अपने क्या चेक करते हैं, इस फेज के अंदर अपने ड्रग की फार्माकोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में, ड्रग की टॉक्सिसिटी के बारे में स्टडी करते हैं अपने इसके अंदर। इस फेज का एम क्या होता है, इस फेज का एम ये होता है कि इस फेज का एम बताऊं तो मैं आपको, इस फेज का एम अपने सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस फेज के अंदर मैक्सिमम टॉलरेबल डोज कितनी है किसी भी ड्रग की, फार्माकोकाइनेटिक्स कितनी है। हमेशा फार्माकोकाइनेटिक्स फेज फर्स्ट के अंदर पता लगाते हैं अपने। किसी भी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स कौन से फेज में पता लगाएंगे, अपने फर्स्ट फेज के अंदर पता लगाएंगे। ओवर एम इज नेवर टू फाइंड द हाउ इफेक्टिव इज द ड्रग। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट फेज जो है आपको वो कभी ये नहीं बताता कि ड्रग कितनी इफेक्टिव है। आप कभी भी फर्स्ट फेज के अंदर ये पता नहीं लगा सकते कि ड्रग कितनी इफेक्टिव है। आप फर्स्ट फेज के अंदर
उसकी मैक्सिमम टॉलरेबल डोज पता लगा सकते हो, फार्माकोकाइनेटिक्स पता लगा सकते हो, टॉक्सिसिटी के बारे में पता लगा सकते हो, बट इफेक्टिवनेस के बारे में आप फर्स्ट फेज के अंदर कभी भी नहीं पता लगा सकते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आप क्या इफेक्टिवनेस को फेज फर्स्ट के अंदर पता कर सकते हो? नहीं कर सकते, अपने कभी भी मेजर नहीं करते फेज फर्स्ट के अंदर इफेक्टिवनेस को। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, फेज फर्स्ट के अंदर अपने और क्या करते हैं, because no matter this how drug it is cause toxicity, then it is not used, so can't waste our time in form of efficacy rather than to found the toxicity। देखो इसके अंदर क्या है, फेज फर्स्ट के अंदर आपको ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है फेज फर्स्ट के अंदर, कि अपने को ये बात तो पता है कि अपने इफेक्ट को, एफिशिएंसी को, या फिर कितनी इफेक्टिव ड्रग है ये नहीं पता लगा सकते, बट अपने ये जरूर पता लगा सकते हैं कि वो टॉक्सिक कितनी है। ड्रग की टॉक्सिसिटी के बारे में अपने नो डाउट पता लगा सकते हैं फेज फर्स्ट के अंदर, और ड्रग की टॉक्सिसिटी के बारे में पता लगाते ही अपने को क्या पता लग जाता है कि अगर ड्रग टॉक्सिक ज्यादा है तो अपने फिर फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते अपना आगे वाले ट्रायल्स के अंदर, वहां पे उस ड्रग को, प्रोसीजर को बिल्कुल क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। जैसे अपने को अगर टॉक्सिसिटी का पता लग जाता है कि ड्रग बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, या फिर ड्रग की टॉक्सिसिटी जो है वो मार्केट में अवेलेबल ड्रग्स हैं उनसे कहीं ज्यादा है, तो आपको वहीं पे अपना क्या ट्रायल जो है वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि नो डाउट टॉक्सिसिटी ज्यादा है। तो टॉक्सिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी ड्रग को मार्केट में लाने के लिए, टॉक्सिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखा जाता है। ड्रग उतनी ही आइडियल मानी जाएगी जितनी कम उस ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है टॉक्सिसिटी का। और अगर ड्रग टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है अपने को फर्स्ट फेज के अंदर, तो अपने को वो ट्रायल वहां पे बंद करना पड़ता है। उसके बाद मैं आपको 5 पैरामीटर बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, वो पांचों पैरामीटर ध्यान से देखना। सबसे पहला पैरामीटर है टॉक्सिसिटी, दूसरा पैरामीटर है सेफ्टी। सेफ्टी जो होता है वो हर फेज के अंदर पैरामीटर होता है, सेफ्टी का पैरामीटर आपको हर फेज में रखना पड़ेगा, नो डाउट, रेदर इट इज फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, इवन एनिमल्स के केस में भी सेफ्टी का अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो सेफ्टी जो होता है वो हर फेज का पैरामीटर होता है, सेफ्टी जो है वो स्पेसिफिक किसी फेज का पैरामीटर नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, एंड क्वेश्चन पूछा गया एक बार ये भी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट के एग्जाम में आपके, कि मैक्सिमम टॉलरेबल डोज पैरामीटर कौन से फेज का है, तो ये फेज फर्स्ट का पैरामीटर होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स हमेशा फर्स्ट फेज के अंदर ही पता लगा सकते हैं अपने, फार्माकोकाइनेटिक्स हमेशा फर्स्ट फेज के अंदर पता लगाएंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और फार्माकोडायनेमिक्स अब एक इंपॉर्टेंट चीज और देखना यहाँ पे, जब भी अपने इस फेज के अंदर क्या करते हैं, इस फेज के अंदर अपने को क्या चाहिए होते हैं, फेज में पता लगाना आपको, तो फेज के अंदर आपको जब पता लगाना है ड्रग के बारे में, तो अपने को हेल्दी वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी, उन्हीं के ऊपर ट्रायल करके देख सकते हैं अपने यार, हेल्दी वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि आप किस टाइप के पेशेंट लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आप मतलब किस टाइप की पॉपुलेशन लोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को हेल्दी पॉपुलेशन लेनी पड़ती है, हेल्दी वॉलंटियर्स लेने पड़ते हैं ड्रग को ट्रायल करने के लिए, और जो अमाउंट होती है वॉलंटियर्स की वो 20 से 100 होती है। 20 से 100 बंदों के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं यहाँ पे हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर, और जो कंट्रोल पॉपुलेशन लेते हैं उनके ऊपर अपने क्या, उन कंट्रोल पॉपुलेशन कौन सी यूज करेंगे अपने यहाँ पे, प्लेसेबो एज ए कंट्रोल पॉपुलेशन यूज करते हैं अपने यहाँ पे, और जो नॉर्मल है वो हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं 20 से 100 अपने यहाँ पे। बट फिर भी कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिनमें अपने को एक्सेप्शंस देखने को मिलता है, कुछ भी कई ड्रग्स ऐसी होती है जिसके अंदर अपने फेज 1 के अंदर हेल्दी पॉपुलेशन को नहीं ले सकते, वहां पे अपने को नो डाउट पेशेंट ही लेने पड़ेंगे। और ऐसी ड्रग्स की एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं तो एंटी कैंसर ड्रग जो होती है यार, एंटी कैंसर ड्रग के बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं अपने को, कि एंटी कैंसर ड्रग ऐसी होती है जो खुद कैंसर कोज कर सकती है, तो इसको अपने हेल्दी वॉलंटियर्स को नहीं दे सकते नो डाउट यार, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट आपको सबको पता होंगे। एंटी कैंसर ड्रग की बात की जाए तो इसके अंदर अपने को इंपॉर्टेंट एलोपेशिया और मेलिग्नेंसी जैसे कोज, बोन मैरो सप्रेशंस और इसके अलावा बहुत अलग अलग स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। और तो इसलिए अपने क्या करते हैं, अपने इस केस के अंदर जब एंटी कैंसर ड्रग जैसी ड्रग को इन्वेंट होती है या उसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा होता है, तो उस केस के अंदर अपने क्या करवाते हैं, उस केस में अपने पेशेंट को ही एज ए वॉलंटियर लेते हैं। उस केस के अंदर अपने हेल्दी इंडिविजुअल को कभी भी एज ए वॉलंटियर नहीं लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग है वो टॉक्सिक है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, आपको पता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो इसके बाद अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, इसके बाद फेज फर्स्ट के बाद फेज सेकंड की बात करते हैं अपने। अब जो फेज सेकंड होता है, फेज सेकंड की बात देखना। फेज सेकंड जो है, फेज सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। फेज सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल का फेज इसलिए माना जाता है क्योंकि फेज सेकंड के अंदर जो अपने डोज रेंज डिसाइड करते हैं, फेज सेकंड के अंदर डोज रेंज ऐसे डिसाइड करते हैं अपने कि अपने ये पता लगाते हैं विद इन विच डोज जो ड्रग है वो यूज की जा रही है, किस रेंज डोज रेंज के अंदर वो ड्रग को यूज किया जा रहा है।
डोज रेंज के अंदर जब अपने ड्रग का पता लगाते हैं तो अपने इससे सेफ्टी और एफिशिएंसी दोनों का पता लगा सकते हैं। एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी अगर क्वेश्चन आता है कि एफिशिएंसी का अपने कौन से फेज के अंदर पता लगा सकते हैं, तो एफिशिएंसी का अपने फेज सेकंड के अंदर पता लगा सकते हैं। फेज सेकंड के अंदर अपने डिटरमाइन करते हैं एफिशिएंसी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फेज सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पे जो पेशेंट्स का नंबर होता है, यहाँ पे पेशेंट का नंबर जो होता है वो 100 से 500 तक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, तो 100 से 500 नंबर तक अपने यहाँ पे लेते हैं। और जो यहाँ पे ड्यूरेशन होता है, जो टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन जो इस फेज का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 से 3 साल तक का होता है। ये जो ट्रायल चलता है ये 1 से 3 साल तक का चलता है। और यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए तो पॉपुलेशन जो सेलेक्ट की जाती है, एक्सपेरिमेंट जो होता है वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के बेसिस पे होता है। कम्युनिटी का टॉपिक आप पढ़ोगे, कम्युनिटी मेडिसिन जब पढ़ोगे उसके अंदर आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी। उसके अलावा अगर अपने बात करते हैं तो यहाँ पे अपने जब कंपैरिजन की बात की जाती है तो कंपैरिजन के अंदर अपने यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा ड्रग का वो कभी भी प्लेसेबो से बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पे जो अपने आप कंपैरिजन करेंगे वो स्टैंडर्डाइज्ड ड्रग से करेंगे, क्योंकि यार देखो यहाँ पे इस फेज के अंदर अपने एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ड्रग की एफिशिएंसी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ड्रग की एफिकेसी पता लगाते हैं अपने, तो नो डाउट अपने को दवाई को या ड्रग को अपने को स्टैंडर्ड ड्रग जो मार्केट में अवेलेबल है उसी से कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि जो मार्केट में अवेलेबल ड्रग है या फिर जो स्टैंडर्ड ड्रग होनी चाहिए उससे अपनी ड्रग कितनी बेटर है, कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, कितनी ज़्यादा एफिकेसी दिखा रही है वो ड्रग, किस डोज रेंज के अंदर काम कर रही है। दैट्स वाई अपने यहाँ पे स्टैंडर्ड ड्रग से ही कंपेयर करते हैं। प्लेसेबो बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। उसके अलावा अपने फेज सेकंड के अंदर ये भी बता सकते हैं, ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन से किन किन डिजीज कंडीशंस के अंदर, किन किन डिफरेंट पॉसिबल्स कंडीशंस के अंदर डोज रेंज अपने को अलग अलग चाहिए। बहुत सारी ऐसी डिजीज कंडीशंस होती है जिनके अंदर अपने को पेशेंट के अंदर क्या करना पड़ता है, डोज को चेंज करना पड़ता है। बहुत सारी डिजीज कंडीशंस, बहुत सारे अपने जीन्स वाले भी फैक्टर्स पड़ेंगे जिसके अंदर जीन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं या लेस एक्टिव होते हैं। उस कंडीशंस में अपने को डोज के बहुत सारे वेरिएशंस करने पड़ते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो भी आगे अपने पढ़ते जाएंगे, जो कि अपने फेज सेकंड के अंदर अपने ये भी पता लगा सकते हैं, डोज रेंज का पता लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, फेज सेकंड के अंदर डोज रेंज के बारे में पता करते हैं। और इस फेज को अपने थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल बोलते हैं। फेज सेकंड को क्या बोलते हैं अपने, थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस फेज की याद रखने वाली है कि इस फेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे ज्यादा ड्रग फेलियर जो होती है, सबसे ज्यादा ड्रग फेलियर के चांसेस जो देखने को मिलते हैं वो अपने को फेज सेकंड के अंदर देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम ड्रग जो होती है वो किस फेज में फेल होती है, सेकंड ड्रग में फेल होती है। और यहाँ पे उनको अपना ट्रायल जो होता है वो बंद करना पड़ता है। 75% ऑफ केसेज में ये देखने को मिलता है कि जो ड्रग फेलियर है वो फेज सेकंड के अंदर देखने को मिलती है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ड्रग फेलियर का जो ट्रायल होता है, जब ट्रायल चल रहा होता है, ड्रग फेलियर कौन से फेज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो फेज सेकंड के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स अपने बात करते हैं फेज थर्ड की। फेज थर्ड जो फेज होता है, फेज थर्ड को अपने बोलते हैं रेप्लिका ऑफ फेज सेकंड। रेप्लिका ऑफ फेज सेकंड, ये भी बिल्कुल क्या होता है, ये भी बिल्कुल फेज सेकंड की तरह ही होता है, बट यहाँ पे अपने सिर्फ पेशेंट्स के नंबर को बढ़ा देते हैं। सेफ्टी हर फेज के अंदर पैरामीटर होता है सेफ्टी, तो सेफ्टी की बात मैं आपको बता चुका हूँ फेज फर्स्ट में। यहाँ पे अपने एफिकेसी को कंफर्म करते हैं। इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फेज सेकंड एंड फेज थर्ड। आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि एफिकेसी तो फेज सेकंड में भी थी और फेज थर्ड में भी एफिकेसी है, तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बताई है कि फेज सेकंड के अंदर अपने एफिकेसी को डिटरमाइन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा वर्ड का डिफरेंस है और पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाता है। फेज सेकंड के अंदर एफिकेसी डिटरमाइन की जा रही है, वहीं अगर फेज थर्ड की बात करूं तो फेज थर्ड के अंदर एफिकेसी कंफर्म की जा रही है। आपको डिफरेंस समझ आ रहा है यहाँ पे कि फेज सेकंड और फेज थर्ड के अंदर एफिकेसी, फेज सेकंड में एफिकेसी डिटरमाइन करी जा रही है और फेज थर्ड में जो एफिकेसी है वो कंफर्म करी जा रही है। यहाँ पे जो पेशेंट्स के नंबर होते हैं, यहाँ पे जो पेशेंट के नंबर होते हैं वो 500 से 3000 तक होते हैं। यहाँ पे जो ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन कितना होता है, यहाँ पे ड्यूरेशन 3 से 5 साल तक का होता है। और यहाँ पे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल और रैंडमाइज अनकंट्रोल ट्रायल दोनों के दोनों यूज में लिए जा सकते हैं, बट मेजर जो होता है वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल यूज में लिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। तो ये फेज क्या, रेप्लिका है फेज सेकंड का। यहाँ पे अपने पेशेंट्स के नंबर बढ़ा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कर रहे हैं यहाँ अपने एफिकेसी को कंफर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने इसको एफिकेसी को कंफर्म कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या दिया फेज का, थेराप्यूटिक कंफर्मेटरी ट्रायल। वो क्या था, थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल था। यहाँ क्या है, थेराप्यूटिक कंफर्मेटरी ट्रायल है। यहाँ पे भी अपने जो ड्रग का जो कंपैरिजन करते हैं वो स्टैंडर्ड ड्रग से करते हैं। प्लेसेबो बहुत कम केस में देखने को मिलती है अपने को, तो यहाँ पे भी अपने जो ड्रग का कंपैरिजन करेंगे वो किससे करेंगे, यहाँ पे भी अपने स्टैंडर्ड ड्रग से कंपैरिजन करते हैं। अब
क्या होता है, अब देखना मेरी बात ध्यान से समझना, कि जब अपने फेज थर्ड को पास कर चुके हैं, फेज थर्ड पे जब उन्होंने 500 से 3000 की पॉपुलेशन पे अपने ट्रायल इफेक्टिवली कर चुके हैं, अपने उसकी एफिकेसी पता लगा चुके हैं, ड्रग की सेफ्टी रेंज पता लगा चुके हैं अपने उस ड्रग की, तो अब क्या होता है कि अपने अब इन तीनों की तीनों जो इंफॉर्मेशन होती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, इन सारी इंफॉर्मेशन को अपने कंबाइन करते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ड्रग की, सारी इंफॉर्मेशन को, सारे रिजल्ट्स को, जितने भी पेशेंट्स लिए अपनों उनकी इंफॉर्मेशन, हर चीज़ अपने एवरीथिंग जो भी एक रिसर्च में की जाती है वो सारी की सारी चीज़ कलेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके अपने क्या करते हैं, सारी की सारी ड्रग जो होती है, अपने न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो होता है, एनडीए बोलते हैं जिसको, अपने वो कंपनी जो होती है, वो कंपनी क्या करवाती है, सबमिट करवाती है। किस में सबमिट करवाती है? एफडीए के अंदर सबमिट करवाती है। और जैसे ही एफडीए उसको रिव्यू करता है, एफडीए रिव्यू करने के बाद क्या करवा देता है, मार्केटिंग की परमिशन देता है। एफडीए रिव्यू करने के बाद क्या करता है, उसको मार्केटिंग की परमिशन दे देता है। अगर वो ड्रग उसको लगता है कि हाँ ये इफेक्टिव है ऑलरेडी अवेलेबल ड्रग से, या फिर ये ड्रग जो है नई डिजीज के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, या फिर कोई ड्रग ऐसी थी जो नहीं थी अवेलेबल अभी तक, वो अवेलेबल हो चुकी है, तो उसके अंदर क्या होता है, एफडीए उस ड्रग को मार्केटिंग की परमिशन देता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो ड्रग है वो मार्केटिंग कौन से फेज के ट्रायल के बाद होना शुरू हो जाती है? तो फेज 3 के बाद ड्रग की मार्केटिंग होना शुरू हो जाती है। समझ आ रहा है आपको? फेज 3 के बाद ड्रग की मार्केटिंग शुरू होना हो जाती है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है फेज 4 की, फेज 4 को अपने क्या बोलते हैं, फेज 4 जो होता है, फेज 4 होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। फेज 4 क्या होता है? पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होता है फेज 4। फेज 4 को अपने पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का क्या मतलब है कि दवाई जो है वो मार्केटिंग में तो आ चुकी है, मार्केट के अंदर आ चुकी है, ड्रग का मार्केटिंग हो रहा है, पॉपुलेशन उसको यूज भी करने लग गई। इस ड्रग के अंदर अपने को क्या पता लगता है? अपने को एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में पता लगता है। अब यार देखो, कोई भी अपने क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं किसी भी ड्रग का, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि जब अपने पास फेज 3 में भी आ गए, अपने फेज 3 में भी अपने पास 3 से 5 साल का टाइम है, तो अपने 3 से 5 साल के अंदर भी अपने ड्रग के सिर्फ वो एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स रिएक्शंस का पता लगा सकते हैं जो 3 से 5 साल के अंदर दिख रही हो। मान लो ड्रग ऐसी है जिसका एडवर्स रिएक्शन 25 साल या 20 साल बाद देखने को मिल रहा है अपने को। मान लो ड्रग का जो एडवर्स रिएक्शन है वो 1000 में से सिर्फ एक बंदे को देखने को मिल रहा है, 1000 की पॉपुलेशन में सिर्फ एक पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो जब एडवर्स ड्रग रिएक्शन रेयर होता है या फिर बहुत लॉन्ग टर्म के बाद देखने को मिलता है, तो उसको अपने को क्या करना पड़ता है, ऐसी ड्रग जो ऐसे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं इनका अपने फेज 3 तक पता नहीं लगा सकते। ऐसी ड्रग रिएक्शंस का फेज 4 के अंदर पता लगता है। और फेज 4 के अंदर जब इन चीज़ों का अपने को पता लगता है, तो अपने को क्या करवाना पड़ता है, अपने को पीरियोडिक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। अपने जब फेज 4 के अंदर आते हैं तो फेज 4 का जो ट्रायल होता है वो बहुत लंबा होता है, कंटिन्यू चलता रहता है। मार्केट में कोई भी ऐसी रिपोर्ट आती है कि ये जो ड्रग थी इसने इस टाइप के, इसके अंदर एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो अपने को हर साल एक रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ती है। जो भी कंपनी होती है वो ड्रग को हर साल एक रिपोर्ट अपडेट करवाती है उस ड्रग से रिलेटेड कि किस टाइप का कोई कंप्लेन तो नहीं आई मार्केट से इस ड्रग की, किसी टाइप का कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं देखने को मिला। तो ये जो ड्रग रिएक्शन जो रिपोर्ट होती है वो किसको सबमिट करवानी होती है, CDSCO को सबमिट करवानी होती है। CDSCO जो होता है सेंट्रल फॉर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हर साल ये रिपोर्ट अपडेट करवानी होती है। और जब हर साल ये रिपोर्ट अपडेट होती है तो इससे वो क्या करवा पाते हैं, वो पता लगा पाते हैं किसी भी टाइप का कोई ऐसा एडवर्स रिएक्शन तो नहीं है, ऐसी एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं है जो रेयर या लॉन्ग टर्म के बाद देखने को मिल रही है। और एक बार ये क्वेश्चन सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछा गया आपका कि जो CDSCO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो अगर CDSCO का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। न्यू दिल्ली के अंदर इसकी लोकेशन है, सेंटर फॉर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और नो डाउट ऐसे क्वेश्चन नीट PG में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये थी फेज 4 रिएक्शन। फेज 4 रिएक्शन के बाद 2 और रिएक्शंस होती है, 2 और रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाता हूँ मैं। तो इसमें तो ये फेज 4 के बाद अपने बात करते हैं। फेज 4 जो होता है पोस्ट, इसके अंदर अपने को बहुत सारी नई चीज़ों का पता लगता है यार, बहुत सारी नई इंफॉर्मेशंस पता लगती है अपने को, बहुत सारे नए यूजेस पता लगते हैं दवाई के, अपने को ड्रग के बहुत सारे नए रूट्स पता लगते हैं अपने को, बहुत सारे ड्रग की रेंजेस के बारे में पता लगता है अपने को, बहुत सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में पता लगता है अपने को, बहुत सारे फॉर्मुलेशंस के बारे में पता लगता है अपने को। मतलब नई चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता लगता है जब अपने बाद के अंदर इस ड्रग का यूज़ कर रहे होते हैं
एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसका क्या बेनिफिट होता है एक्चुअली क्या होता है। मिरेकल्स बहुत सारे होते हैं। मिरेकल्स की बात की जाए तो आपने सल्डेनाफिल का नाम सुना होगा। ड्रग सल्डेनाफिल की बात की जाए अगर, तो उसका मैं आपको एक बताता हूँ कि वो जो ड्रग है वो आपके हिसाब से किसके लिए बनाई गई थी। वो जो ड्रग है वो बेसिकली जो बनाई गई थी वो ड्रग कौन से कॉम्प्लिकेशन या कौन से डिजीज के लिए बनाई गई थी, वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए ड्रग बनाई गई थी। तो जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए वो ड्रग पॉपुलेशन को मार्केटिंग करवा दी गई, उस ड्रग की मार्केट के अंदर दे दी गई वो ड्रग। अब जब वो मार्केटिंग के अंदर दे दी गई वो ड्रग, तो मार्केटिंग के अंदर वो ड्रग देने के बाद क्या चीज देखी गई, एक इंपॉर्टेंट चीज देखी गई मार्केटिंग के अंदर, कि जो वो ड्रग थी उसका जो इंडिकेशन था, जिस इंडिकेशन के लिए वो ड्रग दी गई थी वहां पे वो ड्रग काम ही नहीं कर रही थी। पल्मोनरी हाइपरटेंशन उससे क्योर ही नहीं हो पा रहा था। पल्मोनरी हाइपरटेंशन उससे क्योर नहीं हो पा रहा था, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स गई कि ये पेशेंट को सही नहीं कर पा रही है ड्रग। तो जब ये कंप्लेन गई पेशेंट को बहुत सारी, तो इन्फॉर्मेशन मिली, तो कंपनी को क्या दिया गया, कंपनी को ऑर्डर दिया गया कि भाई ये ड्रग तुम्हारी है जो तुमने बनाई है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए, ये काम नहीं कर रही है बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर। तो इस ड्रग को क्या है, इस ड्रग को आप वापस लो, मार्केट से सारी ड्रग आप वापस लो। तो जब मार्केट से उस सारी ड्रग्स को वापस लेना शुरू किया कंपनी ने, तो क्या देखने को मिला यार, क्या कि लोग जो है वो ड्रग वापस ही नहीं दे रहे थे। लोगों ने ड्रग वापस देने के लिए मना कर दिया। तो जब लोगों ने ड्रग देने के लिए मना कर दिया, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने यार कहा ठीक है तुम ड्रग वापस मत दो, बट एक्चुअली एटलीस्ट हमें इतना तो बताओ कि ये ड्रग तुम वापस क्यों नहीं देना चाहते। मतलब इस ड्रग का क्या है, मतलब ड्रग का क्या चक्कर है कि तुम इसको वापस नहीं देना चाहते। तब जब उन्होंने बताया उसका वास्तव में जो यूज था कि क्योंकि ये ड्रग है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट काम में आ रही है, तो उस ड्रग का जब ये पता लगा, तब वास्तव में उस ड्रग को बेसिकली किसके लिए डिजाइन कर दिया गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए डिजाइन कर दिया गया। तो ये एक तरीके का क्या था, कोइंसिडेंस था। कोइंसिडेंस के अंदर ये ड्रग का जो ड्रग थी, इस ड्रग का क्या किया गया, कोइंसिडेंस के अंदर इस ड्रग का पता लगा अपने को, जिसके अंदर फिर आज आपको पता है ये सल्डेनाफिल ड्रग का बिलियंस का ट्रिलियंस का मार्केट है इस ड्रग का। तो कई ड्रग्स क्या होती है, कई ड्रग्स इस तरीके से अपने को पता लगता है इन ड्रग्स के बारे में, कई जो अपने कुछ इन्वेंट कुछ कर रहे होते हैं और इन्वेंट कुछ और हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। उसके बाद अपने रीसेंट एडवांसेस देख चुके हैं, बहुत सारे रीसेंट एडवांसेस की बात करें तो कुछ एडवांसमेंट आ चुकी है। तो फेज 5 की बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे। फेज 5 के अंदर अपने फेज 5 का जो नाम होता है वो है फार्माको एपिडेमियोलॉजी। फार्माको एपिडेमियोलॉजी, इसके अंदर अपने क्या करते हैं, इसके अंदर अपने केस कंट्रोल स्टडी और कोहरेट स्टडी के बारे में पता लगाते हैं। इसके अंदर अपने किसी भी टाइप को, मतलब किसी पेशेंट को अपने, मतलब किसी जब ड्रग यूज कर रहे होते हैं तो अपने केस कंट्रोल स्टडी भी कर सकते हैं, कोहरेट स्टडी भी कर सकते हैं। नो डाउट सब कम्युनिटी मेडिसिन का पार्ट है, फॉरवर्ड स्टडी बैकवर्ड स्टडी अपने सारी की सारी इसके अंदर, ताकि अपने क्या पता लगा सके, अपने कम्युनिटी के बारे में पता लगा सके, पूरी की पूरी मास पॉपुलेशन के अंदर ड्रग के क्या इफेक्ट है इनके बारे में पता लगा सके। अपने ड्रग देने के बाद उसके पेशेंट के अंदर किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है वो पता लगा सके, और अपने ड्रग देने के बाद की जगह ड्रग देने से पहले भी पता लगा सकेंगे पेशेंट के अंदर। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी और फॉरवर्ड स्टडी, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, दोनों की दोनों स्टडी केस कंट्रोल और कोहरेट स्टडी होती है, जो आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे क्या होता है। तो इसके अंदर अपने ये फेज अपने को तब करना पड़ता है जब किसी भी टाइप की जो रिपोर्ट होती है फेज 4 के अंदर वो कैसी आए, इनकनक्लूसिव आए। इनकंक्लूसिव रिपोर्ट जब देखने को मिलती है फेज 4 के अंदर, तब फेज 5 की जरूरत पड़ती है अपने को। तब अपने स्टडी कंडक्ट करवाते हैं, केस कंट्रोल और कोहरेट स्टडी, या फिर फार्माको विजिलेंस की जरूरत पड़ जाए। फार्माको विजिलेंस क्या होता है ये मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक भी अपना है फार्माको विजिलेंस। तब अपने को इस चीज़ की जरूरत पड़ती है। और आजकल एक फेज 0 और देखा गया, फेज 0 जो है इसके अंदर अपने क्या करते हैं, फेज 0 नो डाउट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि तो फेज 1 से पहले आना चाहिए था। नो डाउट ये फेज 1 से पहले ही आता है। तो फेज 0 जो होता है ये बिफोर फेज 1 से पहले करना पड़ता है अपने को। और इस फेज का फायदा क्या है, इस फेज का बेनिफिट ये है कि इस फेज में अपने क्या करते हैं, इसमें अपने जो भी ड्रग अपने इन्वेंट कर रहे होते हैं या जो भी ड्रग अपने ट्रायल के लिए ले जा रहे होते हैं, उस ड्रग का बहुत थोड़ा सा अमाउंट, माइक्रो अमाउंट अपने क्या करते हैं, अपने वॉलेंटियर या फिर पेशेंट को दे के देखते हैं। नो डाउट नॉर्मल हेल्दी वॉलेंटियर्स लेते हैं यहाँ पे अपने, जो भी ड्रग अपने इन्वेंट कर रहे होते हैं, जो भी ड्रग अपने मार्केट में ला रहे होते हैं, उसका अपने बहुत माइक्रो अमाउंट, मतलब जो डोज होती है, नॉर्मल डोज होती है, उसका 1/100th पार्ट अपने दे के देखते हैं उस पेशेंट, हेल्दी इंडिविजुअल या वॉलेंटियर को। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा तो बहुत आसान है यार, क्यों आप अगर इतना छोटा अमाउंट पहले से ही दे के देख लो तो आपको पहले से ही पता लग जाएगा सब कुछ, की ड्रग के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। और जब आपको पहले से पता लग जाएगा तो आपको इतना सारा पंगा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फेज 1 फेज 2 फेज 3 ट्रायल आपको यहीं पता लग जाएगा कि ड्रग इफेक्टिव है या नहीं फेज 0 में। तो ये इतना ईजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। क्यों ईजी नहीं है इतना,
क्योंकि यहाँ पे अपने को जो ड्रग होती है उस ड्रग को अपने को रेडियो लाइगेंड के साथ बाइंड करना पड़ता है। किसके साथ बाइंड करना पड़ता है? रेडियो लाइगेंड के साथ बाइंड करना पड़ता है। और किसी भी ड्रग को रेडियो लाइगेंड के साथ बाइंड करना सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, सबसे मुश्किल काम होता है। जल्दी से ड्रग रेडियो लाइगेंड के साथ बाइंड नहीं होती। और इफ ड्रग बाइंड हो भी जाती है ड्रग अगर रेडियो लिगेंड के साथ, तो रेडियो लिगेंड के साथ ड्रग बाइंड होने के बाद उसको ट्रेसिस अमाउंट के अंदर ढूंढना, ही कहाँ से ड्रग एक्सक्रीट आउट हो रही है, कौन कौन से ऑर्गन के अंदर ड्रग है, उसकी कंसंट्रेशंस का पता लगाना सच ए टिपिकल टास्क, बहुत टिपिकल टास्क होता है, नहीं पता लगा पाते जल्दी से अपने। बट नो डाउट ये बहुत इफेक्टिव भी है। अगर अपने फेज 0 में ही ड्रग के बारे में सब कुछ पता लगा सके तो अपने को इतने सारे क्लिनिकल ट्रायल्स की नीड ही ना पड़े, और इतने सारे क्लिनिकल ट्रायल्स की नीड ना पड़े तो इतनी सारी पॉपुलेशंस पे अपने को स्टडी नहीं करना पड़ेगा, टॉक्सिसिटी से बच सकते हैं अपने, किसी को हार्म ना पहुंचे, ह्यूमिनिटी के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जो अपने बचा सकते हैं इस फेज के थ्रू। तो ये वाला फेज जो होता है यहाँ पे अपने क्या करते हैं, यहाँ पे अपने इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं कि अपने ड्रग को बाइंड करते हैं, सैम्पलिंग लेते हैं, सैम्पलिंग लेने के बाद अपने पहले से ही पता लगा सकते हैं ड्रग को मार्केट में लाने से या फिर फेज़ 1 से पहले ही अपने ड्रग के बारे में पता लगा सकते हैं। और इस फेज़ का जो नाम होता है वो होता है माइक्रो डोजिंग। इस फेज़ का क्या नाम होता है? माइक्रो डोजिंग इस फेज़ का नाम होता है, फेज़ 0 का। तो इसलिए इसमें ये था पूरा का पूरा आपका किसका, ड्रग डेवलपमेंट के बारे में पूरा का पूरा टॉपिक। कैसे कैसे फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 के बारे में अपने पता लगाते हैं। नो डाउट गाइज बहुत इग्नोरिंग टॉपिक होता है, बट इग्नोर मत करना, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली देखे गए हैं कि इसके अंदर से बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक के अंदर। इसके बाद अपने नया टॉपिक पढ़ते हैं नई स्लाइड के अंदर। तो अब जो टॉपिक है अपना वो है फार्माकोजेनेटिक्स एंड फार्माकोजिनोमिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स और फार्माकोजिनोमिक्स ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कहोगे हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, तो नो डाउट हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है यार, क्यों नहीं होता। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर की अपनी वैल्यू है, हर टॉपिक की अपनी वैल्यू, हर टॉपिक का अपना यूज़ है, हर टॉपिक के अपने क्वेश्चंस है जो हर बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो फार्माकोजेनेटिक्स क्या होता है? फार्माकोजेनेटिक्स सिंपल सी बात बताऊं कि जो जीन्स है, जीन्स के ऊपर क्या इफेक्ट कर रही है ड्रग्स, दिस इज फार्माकोजेनेटिक्स। नाम से ही पता लग रहा है, जेनेटिक्स जीन्स एंड फार्माको ड्रग, तो इफेक्ट ऑफ जीन्स ऑन ड्रग। तो मतलब जो जीन्स का जो इफेक्ट होता है ड्रग्स के ऊपर वो किस टाइप का होता है, या फिर ड्रग्स का जीन्स के ऊपर किस टाइप का होता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो रहेगा वो जीन्स का क्या इफेक्ट होता है ड्रग्स के ऊपर। अब जीन्स जो होते हैं, जीन्स की बात करी जाए तो जीन्स का मैं बताता हूँ, जीन्स जो होते हैं वो किसके लिए कोड करते हैं। जीन्स जो होते हैं वो एंजाइम्स और रिसेप्टर के लिए कोड करते हैं। जितने भी जीन्स होते हैं यार, अलग अलग एंजाइम्स, अलग अलग रिसेप्टर के लिए अलग अलग जीन्स कोड करते हैं, ये बात आपको पता है। अगर मैं बताऊं आपको कि अगर जीन्स का फंक्शन नॉर्मल है, बिल्कुल, अगर जीन का फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, एंजाइम्स का फंक्शन भी नॉर्मल है, रिसेप्टर का फंक्शन भी नॉर्मल होगा, ये बात तो एग्री करते होगे बिल्कुल कि अगर जीन का फंक्शन नॉर्मल है बिल्कुल, तो जीन्स के अकॉर्डिंग जिस जीन के लिए मतलब जो जीन जिस एंजाइम के लिए या फिर जिस रिसेप्टर के लिए कोड कर रहा होगा उनके फंक्शंस भी नॉर्मल होंगे यार। इसमें तो किसी टाइप का डाउट है ही नहीं कि अगर जीन का फंक्शन नॉर्मल है तो जीन जिस एंजाइम या जिस रिसेप्टर के लिए कोड कर रहा होगा उनका फंक्शंस भी नॉर्मल होंगे, उनके फंक्शन भी नॉर्मल होंगे। बट मान लो कि इन केस किसी भी कारण से जीन का जो फंक्शन है या फिर जीन का जो फंक्शन है, जीन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, जीन का इफेक्ट कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, तो आपको क्या ये पता लगता है अगर जीन का इफेक्ट कम हो गया, जीन्स का जो नंबर है या फिर जीन का इफेक्ट कम हो गया, तो जैसे ही जीन का इफेक्ट कम होगा वैसे ही क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो जीन कोड कर रहे होंगे एंजाइम और रिसेप्टर्स के लिए वो भी कम हो जाएंगे। और अगर जीन्स जो कोड कर रहे हैं एंजाइम के लिए और रिसेप्टर के लिए अगर वो कम हो गए, एंजाइम्स कम हो गए, रिसेप्टर्स कम हो गए, तो क्या ड्रग बाइंड होगी उनसे? जितनी ड्रग्स बाइंड होनी चाहिए थी उतनी ड्रग बाइंड ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बाइंड? क्योंकि रिसेप्टर ही प्रेजेंट नहीं है, रिसेप्टर ही कम हो गए। और वहीं अगर एंजाइम की बात करें तो जितनी ड्रग को एंजाइम्स ने मेटाबोलाइज करवाना था, क्या उतनी मेटाबोलाइज हो पाएगी ड्रग? नहीं हो पाएगी ना यार, क्योंकि जीन्स कम हो गए तो एंजाइम्स कम हो गए, एंजाइम्स कम हो गए तो रिसेप्टर कम हो गए। और जब ये चीजें कम हो गई तो आपको क्या चीज पता लग रही है कि ड्रग जो है वो फ्री अमाउंट में ज्यादा प्रेजेंट होगी बॉडी में। और जब ड्रग फ्री अमाउंट में ज्यादा प्रेजेंट होगी बॉडी के अंदर तो क्या आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी जिसको अपने क्या बोल रहे हैं, ड्रग टॉक्सिसिटी। आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा जीन के साथ। जीन के साथ कैसा रिलेशन है कि अगर जीन का फंक्शन कम हो गया तो एंजाइम्स का और रिसेप्टर का भी फंक्शन कम हो गया, और जब एंजाइम और रिसेप्टर का फंक्शन कम हो गया तो अपने को क्या देखने को मिला, अपने को ड्रग टॉक्सिसिटी देखने को मिली। क्यों देखने को मिली ड्रग टॉक्सिसिटी बता चुका हूं, समझ आ गया होगा। अब इसके बाद अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड बात करते हैं। सेकंड बात ध्यान से सुनना कि मान लो अगर जीन का फंक्शन इंक्रीज हो जाए,
जीन जो है, जीन का फैक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाए, जीन का फैक्ट अगर बढ़ जाए तो जैसे ही जीन का फैक्ट बढ़ेगा क्या एंजाइम और रिसेप्टर भी बढ़ जाएंगे। और भाई जैसे ही एंजाइम बढ़ जाएंगे, रिसेप्टर बढ़ जाएंगे, तो क्या आपको एक चीज ये समझ में आ रही है कि रिसेप्टर बढ़ गए तो ड्रग ज्यादा रिसेप्टर से बाइंड होएगी, एंजाइम बढ़ गए तो ड्रग का मेटाबोलाइजेशन ज्यादा होगा। और जब इन चीजों का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा तो आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज ड्रग फेलियर देखने को मिलेगा। जो इफेक्ट आपको चाहिए था, जितनी देर में जो इफेक्ट आपको चाहिए था उतनी देर में इफेक्ट मिल ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या पढ़ाया था आपको, एज इन एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है ड्रग का तो ड्रग उतनी ही फास्ट एक्सक्रीट हो रही है, रिसेप्टर से ज्यादा बाइंड हो जाएगी, तो एक बार में ही सारी की सारी ड्रग रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगी, तो उतनी जल्दी कैसे निकलेगी, बाहर निकलेगी बॉडी से। तो क्या आपको एक चीज समझ आ रही है कि जीन किस तरीके से अपना पूरा का पूरा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। अब हर इंडिविजुअल के अंदर जीन का अपना अपना करैक्टर है यार, हर इंडिविजुअल के अंदर जीन का, आप कभी भी नहीं कह सकते कि 100% पॉपुलेशंस के अंदर जो जीन होंगे वो बिल्कुल सेम तरीके से काम करेंगे, नेवर। जीन जो है किसी के अंदर हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, किसी के अंदर लो एक्टिव भी हो सकता है। और ये जो चीज है जिसके कारण एंजाइम्स और रिसेप्टर्स के अंदर वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, तो क्या एंजाइम और रिसेप्टर का वेरिएशन जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या आप इसको डोज के अकॉर्डिंग सही कर सकते हो ना। यार क्यों नहीं कर सकते डोज के अकॉर्डिंग सही। आप ध्यान से देखना कि जब आपके पास जीन कम हुए, जीन का इफेक्ट कम हुआ, तो एंजाइम और रिसेप्टर कम हुए, और एंजाइम और रिसेप्टर कम हुए तो ड्रग की टॉक्सिसिटी देखने को मिली। तो क्यों आप ड्रग की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए डोज कम कर दो। अगर आप ड्रग की डोज कम कर दोगे तो जैसे ही आप ड्रग की डोज कम करोगे टॉक्सिसिटी नहीं कॉज होगी, और टॉक्सिसिटी नहीं कॉज होगी तो आपको जो अपना एप्रोप्रिएट अमाउंट है, जो एप्रोप्रिएट रिजल्ट चाहिए आपको ड्रग का, वो मिल जाएगा आराम से। वही अगर दूसरी तरफ देख रहा, जीन बढ़ रहा है, एंजाइम और रिसेप्टर भी इंक्रीज हो रहे हैं, और आपको किसी भी तरीके का इनएडिक्वेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ड्रग फेलियर देखने को मिल रहा है, तो जैसे ही आपको ड्रग फेलियर देखने का मिल रहा है, क्यों आप डोज बढ़ा दो। क्यों नहीं बढ़ा सकते यार, डोज बढ़ा दो। डोज जैसे ही आप बढ़ा दोगे, डोज बढ़ाते ही आपके क्या होगा, डोज बढ़ाते ही एंजाइम और रिसेप्टर ज्यादा थे तो अब डोज ज्यादा रहेगी, तो क्या दिक्कत आएगी, अब आपकी ड्रग फेल ही नहीं होगी, आपकी ड्रग बिल्कुल अप्रोप्रिएट काम कराएगी। और इसी डोज के वेरिएशन को या फिर इसी डोज को जो आप बार बार बढ़ा रहे हो या फिर कम कर रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो, फार्माकोजिनोमिक्स। क्या बोलते हो, फार्माकोजिनोमिक्स। मतलब जो जीन का जो इफेक्ट था, जिनके कारण रिसेप्टर और एंजाइम्स के अंदर वेरिएशंस आ रहे थे, उन वेरिएशंस को सही करने के लिए या फिर ड्रग फेलियर या ड्रग टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए आप जो ड्रग की डोज में वेरिएशन ला रहे थे, उस डोज के वेरिएशन को ही आप क्या बोलते हो, फार्माकोजिनोमिक्स बोलते हो। क्या आपको समझ आई ये बात। फार्माकोजेनेटिक्स एंड फार्माकोजिनोमिक्स है क्या वास्तव में। तो फार्माकोजिनोमिक्स जो होता है, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग थेरेपी इन ए पेशेंट बेस्ड ऑन फार्माकोजेनेटिक्स। इंडिविजुअलाइजेशन होता है ड्रग थेरेपी का, कि पेशेंट के, इंडिविजुअल पेशेंट के अंदर आपको ड्रग की डोज कम करनी है, ड्रग की डोज बढ़ानी है, किसके बेसिस के ऊपर, फार्माकोजेनेटिक्स के बेसिस के ऊपर। उसी को अपने क्या बोलते हैं, फार्माकोजिनोमिक्स बोलते हैं। अब अपने को ये कंसेप्ट तो अच्छे से समझ आ गया, तो इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं ना भी पूछे जाएं, बट एग्जाम्पल्स आर एवरी टाइम इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर केस में इंपॉर्टेंट होते हैं, हर लेसन में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो एग्जामिनर उठाता है वो एग्जाम्पल्स से उठाता है, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ एनी टॉपिक। तो एग्जाम्पल्स अपने बहुत सारे पढ़ेंगे, डोंट बी बोर यार कि यार क्या एग्जाम्पल्स इतने सारे पढ़ने पड़ रहे हैं। सारे एग्जाम्पल्स आपके दे रखे हैं, और सारे एग्जाम्पल्स कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए और नहीं पूछे गए तो पूछे जा सकते हैं, इसलिए मेरे को पढ़ाने भी जरूरी हैं। तो अब एग्जाम्पल्स के बारे में देखना है। एग्जाम्पल्स के अंदर अपने सबसे पहले फार्माकोजेनेटिक्स के एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। फार्माकोजेनेटिक्स के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल जो अपने देखते हैं, सबसे पहली चीज देखते हैं टारगेट पॉलीमॉर्फिज्म। टारगेट पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर अपने सबसे पहले कौन सी जीन के पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे, अपने सबसे पहले विटामिन के ORC1 जीन पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे, VK-ORC1 जीन पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे। अगर VK-ORC1 जीन की बात करते हैं तो विटामिन के होता है, तो ये जो जीन होता है ये किसके द्वारा कोड किया जाता है, ये VKOR के द्वारा कोड किया जाता है, VKOR एंजाइम के द्वारा कोड किया जाता है, और इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज बोलते हैं। और विटामिन के को यही एक्टिव करवाता है, ये विटामिन को एक्टिव विटामिन के अंदर कन्वर्ट करवाता है। और जैसे ही एक्टिव विटामिन के में कन्वर्ट होता है, एक्टिव विटामिन के क्या करवाता है, एक्टिव विटामिन के अल्फा कार्बोक्सिलेज को स्टिमुलेट करवाता है। किसको स्टिमुलेट करवाता है, अल्फा कार्बोक्सिलेज को स्टिमुलेट कराता है। और जैसे ही अल्फा कार्बोक्सिलेज को स्टिमुलेट करवाता है, ये किस किस चीज को एक्टिवेट कर देता है, ये एंटीकोएगुलेंट फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, फैक्टर सेकंड, देन फैक्टर 7, देन 9th और देन 10th। कौन कौन से फैक्टर बताए मैंने, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी क्वेश्चन
पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, फैक्टर सेकंड, फैक्टर सेवंथ, फैक्टर नाइन्थ एंड फैक्टर 10th को एक्टिवेट कर देता है और साथ साथ एंटीकोएगुलेटरी प्रोटीन्स को भी एक्टिवेट करता है, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को भी। तो इन दोनों को ये क्या करवा देता है, एक्टिव कर देता है। तो अब आप एक ध्यान देना, जैसे कि कोई भी किसी भी टाइप की अगर दिक्कत आ जाए, मान लो कि वही जीन का फंक्शन कम हो जाए, जीन का फंक्शन ज़्यादा हो जाए, तो इस टाइप का जब देखने को मिलता है अपने को, तो जो जैसे आपको एग्जांपल देके बताता हूँ मैं कि अगर आप वारफेरिन देते हो तो विटामिन के का क्या होता है, एंटीडोट होता है वारफेरिन। तो अगर वारफेरिन की बात की जाए तो वारफेरिन जो क्या करता है, वारफेरिन जो होता है वो इस जीन को ब्लॉक करवा देता है, VKOR को क्या करवा देता है, ब्लॉक करवा देता है। कौन करवा देता है, वारफेरिन करवा देता है। तो इफ पेशेंट हैव VOKR जीन 1 देन एक्टिविटी फॉर वारफेरिन इज नॉर्मल। अगर इसका नॉर्मल जीन है, अगर उसका ये वाला जो जीन है VKORC1 जीन अगर ये नॉर्मल है उस पेशेंट के अंदर, तो वारफेरिन की एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल होगी। वारफेरिन से आप जो काम करवाना चाहते हो वो आराम से हो जाएगा। आपको वारफेरिन से जो काम करवाना है वो आराम से हो जाएगा अगर इस जीन की एक्टिविटी नॉर्मल है। बट इन केस मान लो इस जीन की एक्टिविटी ज़्यादा है, VKORC1 इस जीन की एक्टिविटी अगर ज़्यादा है, इंक्रीज है, तो आपको मैंने क्या बताया था, अगर इसकी एक्टिविटी ज़्यादा तो एंजाइम्स और रिसेप्टर का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही एंजाइम और रिसेप्टर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो वारफेरिन होगा वो ज़्यादा बाइंड हो रहा होगा जाके, या फिर आपको मतलब नो डाउट जैसे ही इस चीज़ की अमाउंट ज़्यादा या कम देखने को मिलेगी तो वारफेरिन की डोज में भी वेरिएबल्स आएंगे। जैसे ही VKORC1 जीन के अमाउंट के अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा, वैसे ही आपको क्या देखने को मिलेगा, वारफेरिन की डोज के अंदर भी या फिर एक्टिविटी के अंदर भी वेरिएबल देखने को मिलेंगे। और यही एक रीज़न है जब पेशेंट को अपने वारफेरिन पे रखते हैं, हिपैरिन पे रखते हैं, किसी भी एंटीकोएगुलेंट पे अपने जब पेशेंट को रखते हैं, तो अपने को पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये सब मॉनिटर करने पड़ते हैं। ये सब मॉनिटर करने पड़ते हैं, इसीलिए मॉनिटर करने पड़ते हैं कि अपने को किसी भी पेशेंट के जीन के पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में नहीं पता होता, फार्माकोजेनेटिक्स के बारे में नहीं पता होता, तो अपने कई बार क्या देखने को मिलता है, ड्रग फेलियर या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी बहुत फ्रीक्वेंटली सीन होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है ऐसे केसेस के अंदर। दैट्स वाई अपने को मॉनिटरिंग करनी जरूरी होती है। दूसरा जो जीन होता है, दूसरा RYR जीन होता है। RYR जीन पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात की जाए, RYR जीन पॉलीमॉर्फिज्म की मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया हुआ है मैंने। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, इस जीन्स के RYR जीन्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पता, आपको कैल्शियम रिच होता है, कैल्शियम होते हैं इसके अंदर बहुत सारे आयंस। तो जैसे ही अपने कोई भी ड्रग्स देते हैं, मान लो अपनों ने 3 टाइप की ड्रग ली, यहाँ पे हेलोथेन, लिडोकेन ली अपनों ने, और यहाँ पे अपने सक्सिनाइल कोलिनेस्ट्रेज लिया, यहाँ पे अपनों ने सक्सिनाइल कोलिनेस्ट्रेज और हेलोथेन, लिडोकेन एनेस्थेटिक एजेंट है सारे के सारे, ये मसल रिलैक्सेंट है। यहाँ पे जब अपने ये लेते हैं तो क्या करते हैं, जाके रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। ठीक है, जैसे ही रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं, रिसेप्टर से बाइंड होते ही क्या करवाते हैं, कैल्शियम को रिलीज करवा देते हैं। और जैसे ही कैल्शियम को रिलीज करवा देते हैं, कैल्शियम अपना एक्शन दिखा देता है, और उसके बाद यहाँ पे कैल्शियम एटीपेज प्रेजेंट है। ये कैल्शियम एटीपेज क्या करवाते हैं, कैल्शियम एटीपेज दोबारा कैल्शियम को क्या करवा देते हैं, कैल्शियम को दोबारा से न्यूट्रलाइज करवा देते हैं। जो भी कैल्शियम बाहर आता है उसको दोबारा न्यूट्रलाइज करवा देते हैं। ये मेजर इनका काम होता है RYR जीन पॉलीमॉर्फिज्म का। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाता हूँ आगे। अब मान लो जैसे ही RYR जीन जो है, RYR जीन के अंदर क्या देखने को मिलता है, RYR जीन का जो इफेक्ट है वो बढ़ जाए, किसी भी कारण से RYR जीन का इफेक्ट बढ़ जाए, तो जैसे ही RYR जीन का इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या एंजाइम्स और रिसेप्टर्स भी बढ़ जाएंगे RYR जीन के, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट थे। और मैंने ये वही दिखा रखे हैं कि यहाँ पे जो एंजाइम और रिसेप्टर्स होते हैं ये भी इंक्रीज हो जाते हैं, इनका अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों, तो जो अब जो एनेस्थेटिक एजेंट्स आ रहे थे वो क्या ज़्यादा आएंगे, नो डाउट ज़्यादा आएंगे यार बाइंड होने के लिए। तो एनेस्थेटिक एजेंट जो होते हैं वो ज़्यादा आएंगे बाइंड होने के लिए। यहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा रिलीज होगा, जो पहले रिलीज हो रहा था उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। और जो कैल्शियम एटीपेज है, जो न्यूट्रलाइज कर रहे थे, जो कैल्शियम बाहर था उनको वापस अंदर भेज रहे थे एंजाइम के थ्रू, वो क्या करेंगे, अब यहाँ पे एटीपेज एक्टिविटी होगी, वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। और जब एटीपेज एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी तो क्या हीट भी ज़्यादा रिलीज होगी। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, एटीपेज जितने ज़्यादा एटीपी रिलीज होंगे उतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है जिसके अंदर अपने को एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया।
और ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है आपको। तो मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया RYR जीन पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू देखने को मिलता है। जब RYR जीन जो होता है उसका इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं। रिसेप्टर बढ़ने के कारण कैल्शियम एटीपेस की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण हीट ज़्यादा रिलीज होती है, और इसी कारण से अपने को क्या देखने को मिलता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया सिंड्रोम देखने को मिलता है, जो कि बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है बहुत सारी ड्रग्स का। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था यहाँ पे जो मैंने आपको बताया। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं अपने। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो ACE पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ACE पॉलीमॉर्फिज्म में क्या देखने को मिलता है अपने को कि ये इफेक्ट कम करवा देता है ACE इनहिबिटर्स का। ये सिंपल एग्जांपल्स है जो आप याद रखना। β2 रिसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म, β2 रिसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म में डिक्रीज साइड इफेक्ट ऑफ β2 एगोनिस्ट। देन HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी क्या करता है, डिक्रीज करवा देता है इफेक्ट को स्टैटिन्स के। तो ये कुछ है डायरेक्ट आपको याद रखने हैं, इसके अंदर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे नहीं गए बहुत बार, तो एक बार इसलिए इसको ज़्यादा एक एग्जांपल्स इसका याद है इफ इन फ्यूचर कभी पूछे जाए तो ये थे आपके सारे के सारे किस टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म, फार्माकोजेनेटिक्स के टाइप्स थे सारे के सारे, जिसके अंदर अपनों ने पढ़ लिए जितने भी थे ये पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स। अब अपने जो पढ़ेंगे वो अपने पढ़ेंगे ये जो सारे के सारे पढ़े थे अपने रिसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था, जितने भी रिसेप्टर्स थे उनके पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था। अब जो अपने पढ़ेंगे वो एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। तो एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर सबसे पहला जो एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं अपने, वो पढ़ते हैं CYP2C9। CYP2C9 सब कुछ याद होगा, CY क्या है, P क्या है, यहाँ पे 2 क्या है, C क्या है, 9 क्या है, सब कुछ पढ़ा हुआ अपने रिसेप्टर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस प्लीज़ बिल्कुल भी गलत मत करना जो अपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो CYP2C9 पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, अगर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, जो ड्रग है वो मेटाबॉलाइजेशन भी क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और ड्रग मेटाबॉलिज्म अगर इंक्रीज होगा तो ड्रग फेलियर देखने को मिलेगा, अगर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। तो अपने को जब इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है तो इफेक्ट जो होते हैं वो भी वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग पेशेंट में अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जिस पेशेंट में मेटाबॉलाइजेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा उस पेशेंट में ड्रग फेलियर देखने को मिल जाएगा। जिस पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिज्म कम देखने को मिलेगा तो उसके अंदर अपने को ड्रग टॉक्सिसिटी देखने को मिल जाएगी। तो ये वाला जो एंजाइम है ये वारफेरिन के अंदर काम करता है, वारफेरिन को मेटाबोलाइज करवाता है। तो इसलिए यहाँ पे अपने को वारफेरिन के अंदर इस कारण भी वेरिएबल इफेक्ट देखने को मिलते हैं और उधर रिसेप्टर के कारण भी देखने को मिल रहे थे। तो एंजाइम्स एंड रिसेप्टर दोनों के कारण अपने को क्या देखने को मिलता है, वारफेरिन के अंदर वेरिएबल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और एटलीस्ट 25% पॉपुलेशन के अंदर वारफेरिन में वेरिएबल इफेक्ट देखने को मिलते हैं सिर्फ इसी कारण से। तो ये पहला हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की बात करें तो CYP2C19 पॉलीमॉर्फिज्म, ये वाला जो एंजाइम होता है CYP2C19 पॉलीमॉर्फिज्म, ये किसको एक्टिवेट करवाता है, ये एक्टिवेट होता है किसको इनहिबिट करवा देता है, किसकी अमाउंट को इनहिबिट कराता है, क्लोपिडोग्रेल की। ठीक है, तो जो क्लोपिडोग्रेल की अमाउंट को क्या करवा देता है, इनहिबिट करवा देता है पेशेंट दैट आर डिपेंड ऑन इट। और जो पेशेंट इसके ऊपर डिपेंड होते हैं उनके अंदर MI का रिस्क बढ़ जाता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको मैं समझाता हूँ आपको। चलो, इसके अंदर क्या हुआ कि जो क्लोपिडोग्रेल है, क्लोपिडोग्रेल जो MI के पेशेंट होते हैं उनमें चलती है दवाई, ठीक है। क्लोपिडोग्रेल एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होती है। तो ये जो ड्रग है ये MI का पेशेंट ले रहा है मान लो, तो जो MI का पेशेंट है जो ये ड्रग को ले रहा है उसके अंदर किसी भी कारण से मान लो ये वाला जो एंजाइम है इसका एक्शन कम हो जाए, या फिर इसका एंजाइम का इफेक्ट जो है वो कम हो जाए, किसी भी कारण से इस एंजाइम का इफेक्ट कम हो जाए उस पेशेंट के अंदर। और जैसे इस एंजाइम का इफेक्ट कम हो जाएगा वैसे ही क्या होगा, आपके रिसेप्टर्स जो होंगे, एंजाइम्स जो प्रेजेंट होंगे वो भी कम हो जाएंगे। और जैसे ही एंजाइम प्रेजेंट हो जाएंगे, एंजाइम जो प्रेजेंट है वो कम हो जाएंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, ड्रग की टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। और सेम केस अगर उल्टा बताऊं मैं आपको कि एंजाइम अगर ज्यादा प्रेजेंट हो जाए तो क्या मेटाबोलाइजेशन बढ़ जाएगा ड्रग का, और जैसे ही मेटाबोलाइजेशन बढ़ेगा क्या ड्रग फेलियर देखने को मिलेगा। तो जो पेशेंट MI के लिए ड्रग ले रहा था, क्या आपको एक चीज नोट करी आपने कि जो पेशेंट MI के लिए दवाई ले रहा था, क्या ये दवाई उस पेशेंट के अंदर जो अफेक्ट करनी चाहिए, जो असर दिखाना चाहिए उस दवाई को, उस ड्रग को, वो नहीं दिखा पाएगी। ये जाहिर सी बात है ना यार, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है तो ड्रग फेलियर देखने को मिल रही है, कम हो रहा है तो टॉक्सिसिटी देखने को मिल रही है अपने को। तो टॉक्सिसिटी और फेलियर दोनों ही केस के अंदर जो नॉर्मल इफेक्ट था वो तो नहीं दिखा पाए, और पेशेंट ऑलरेडी MI का, तो क्या पेशेंट के अंदर अब जो है वो MI अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा, पेशेंट के अंदर MI अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। इसीलिए FDA ने क्या किया, FDA ने इस इशू को जब पता लगा, इस इशू के बारे में FDA को पता लगा, तो FDA ने क्या किया, FDA ने इस दवाई के पीछे एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग लिखी
इस दवाई जितनी भी आप क्लोपिडोग्रेल से रिलेटेड ड्रग्स लोगे उसके पीछे एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग लिखी जाती है ब्लैक बॉक्स के अंदर, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये जो ड्रग है ये आपके एंजाइम के पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। इफ़ योर एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एक्टिविटी वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो इफेक्ट है वो भी अल्टरेशन हो सकता है। और उस अल्टर इफेक्ट के कारण अगर पेशेंट एमआई का है तो उसमें रिस्क जो है वो अटैक का बढ़ सकता है, एमआई उसके अंदर बढ़ सकता है। तो ये था CYP2C19 पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद तीसरा बात करते हैं इंपॉर्टेंट, थर्ड की बात की जाए तो CYP2D6 पॉलीमॉर्फिज्म है। इसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है, ये जो ड्रग्स होती है बहुत सारी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इन सारी ड्रग्स को क्या देखने को मिलता है अपने को, इन सारी ड्रग्स को मेटाबोलाइज करवाती है सारी की सारी ड्रग्स। और उधर से अगर एक्टिवेशन की बात करी जाए तो एक्टिवेशन के अंदर ये टैमोक्सीफैन जो होती है, टैमोक्सीफैन को क्या करवाती है, इनिबिट करवाती है, टैमोक्सीफैन इनिबिट होती है। तो यार इसमें भी यही सेम टू सेम कंसेप्ट है पूरा का पूरा। ये वाली जो ड्रग्स होती है ये एक तो एंटी साइकोटिक्स के ऊपर काम करते, एंटी डिप्रेसेंट के ऊपर काम करती है और एंटी डिप्रेसेंट के साथ साथ टैमोक्सीफैन पे काम करती है। तो ये ड्रग्स जो होती है इस एंजाइम के थ्रू अपने क्या करवाते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। ये जो एंजाइम होता है ये टैमोक्सीफैन को एंडोक्सीफैन के अंदर क्या करवाता है, कन्वर्ट कराता है। ये एंजाइम टैमोक्सीफैन को एंडोक्सीफैन में कन्वर्ट कराता है। और एंडोक्सीफैन जो होता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो यूज में ली जाती है। एंडोक्सीफैन ब्रेस्ट कैंसर के अंदर यूज के अंदर ली जाती है। अब आप मान लो कि ये जो ड्रग, ये जो एंजाइम है ये एक्टिवेट करवा रहा है टैमोक्सीफैन को एंडोक्सीफैन के अंदर। मान लो अगर फिर से पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिले इस एंजाइम का इफेक्ट कम या ज़्यादा देखने को मिले, तो अगर इन केस किसी भी पेशेंट के अंदर टैमोक्सीफैन जो है प्रॉपर अमाउंट के अंदर एंडोक्सीफैन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, तो पेशेंट जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर का है तो उसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा, इफेक्ट ही नहीं देखने को मिलेगा यार। जो पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के लिए ड्रग ले रहा है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए अपने को कई बार पॉलीमॉर्फिज्म को, कैरियोटाइप को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके कारण अपने कैरियोटाइप को मॉनिटर करके अपने डोज का पता लगा सकते हैं कि किस पेशेंट के अंदर इफेक्ट बढ़ा हुआ है एंजाइम का या फिर जीन का, रिसेप्टर का, या फिर किस पेशेंट के अंदर इफेक्ट जो है वो कम है। इस अकॉर्डिंग अपने डोज की वेरिएबिलिटी को पता लगा सकते हैं। और जब अपने को डोज की वेरिएबिलिटी पता लग जाए कि डोज बढ़ानी है या कम करनी है, तो पेशेंट में अपने को नॉर्मल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस पूरे के पूरे टॉपिक के बिहाइंड, क्यों अपने टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। उसके अलावा अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं और कौन कौन से एंजाइम बच गए।